बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही बुनियादी एक टॉपिक पर एक लेक्चर सुनाना चाहता हूँ, और वो है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। आप में से अक्सर इसको जानते हैं, लेकिन इसमें मैं दो तीन चीज़ें छोटी सी इजाफा भी कर दूँगा और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप बायोलॉजी को इस तरह डिफ़ाइन करते रहे हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं है, या इसमें कुछ अबहम पाया जाता है। अब वो अबहम दूर करते हैं। तो असल डेफिनेशन क्या है, आज के बाद इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे: बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच इफ़ेक्ट लाइफ। अब यहाँ पर हमने तीन बातों पर जोर दिया है। पहली बात, ये साइंटिफिक स्टडी है। दूसरी बात, ये लाइफ की स्टडी है। और तीसरी बात, ये इसमें बेजान चीज़ें भी हैं। तो अब ये शर्तें क्यों? साइंटिफिक की शर्त इसलिए कि इल्म के हुसूल के कई तरीके हैं, उनमें से एक साइंस का भी तरीका है। साइंस का तरीका ये है, साइंस इज़ द नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। साइंस इल्म के हुसूल का वो तरीका है जिसकी बुनियाद, जिसका दार मदार ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन पर है। यानी जिस इल्म में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट ना हो वो साइंस नहीं है, और जो साइंस नहीं है, साइंस के हिसाब से वो इल्म कमज़ोर है या अथेंटिक नहीं है, या उसमें खामियों की गुंजाइश है। तो पहले देखते हैं ये ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है इंसान का अपने तमाम सेंसेस और ज़रूरत पड़ने पर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से किसी चीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठी करना। यानी जितना मुमकिन हो ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करने को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हम ह्यूमन सेंसेस के ज़रिए भी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बाइनोकुलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े हम वो भी इस्तेमाल करें। अगर उनकी ज़रूरत ना हो तो सिर्फ सेंसेस पर डिपेंड करके किसी चीज़ के बारे में मैक्सिमम मालूमात हासिल करें, तो इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? किसी चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना, अमली तौर पर करके दिखाना, ये एक्सपेरिमेंटेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम एक ऐसी जगह हैं जहां हमने गाड़ी नहीं देखी है, फ़र्ज़ कर लें। एक आदमी बाहर से आता है मेरे पास और कहता है कि मैंने एक अजीब चीज़ देखी, रोड पर चल रही थी और तेज़ी से, इंसानों से बहुत तेज़ चल रही थी, इंसान बैठ जाए तो लेके भी चलती थी। तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन तो मिली, लेकिन मैंने अभी चेक करना है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो इसके लिए मैं पहला ऑप्शन क्या करूं? मैं सुनने की कोशिश करूं, देखने की कोशिश करूं, सूंघने की कोशिश करूं, चखने की कोशिश करूं, टच करने की कोशिश करूं, दूरबीन लगाऊं, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करूं। ये सब कुछ अगर फेल हो गया, यहाँ से नज़र नहीं आया, तो मैं उठ के चला जाऊँगा उस जगह पर जहाँ पर ये गाड़ी उस बंदे ने देखी थी। वहाँ जाके मैंने गाड़ी को खुद देखा और लोगों ने भी देखा, सब ने वही कहा जो मैंने देखा था। तो ये ऑब्जर्वेशन है। अब मैं गाड़ी के ऊपर सवार होकर चलूं, गाड़ी को चलाऊं, चलता भी देखूं, खुद भी चलाऊं, दूसरे को भी चलते हुए देखूं, तो ये एक्सपेरिमेंटेशन है। तो अब अगर कोई मुझे दोबारा कहे कि गाड़ी रोड पर चलती है, लोगों को लेके भी चलती है, तो क्योंकि ये सब मैंने ऑब्जर्व भी किया है, एक्सपेरिमेंट भी किया है, इसलिए मेरी नॉलेज में अब कोई शक शुबा नहीं रहेगा, ये साइंस है। इस साइंस की मदद से ज़िंदगी को देखना, ज़िंदगी के बारे में मालूमात इकट्ठी करना, ज़िंदगी का मुताला करना, ये बायोलॉजी है। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी की फिर अलग अलग डेफिनेशंस हैं। हर फील्ड के आदमी ने, सब्जेक्ट ने ज़िंदगी को अलग से डिफ़ाइन किया है। एक समझो सोशियोलॉजिस्ट है, वो ज़िंदगी को और तरह डिफ़ाइन करेगा। पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो और तरह से डिफ़ाइन करेगा। इकोनॉमिस्ट और तरह से डिफ़ाइन करेगा, और रिलीजियस स्कॉलर और तरह से डिफ़ाइन करेगा। बायोलॉजी ने भी अपनी एक डेफिनेशन रखी है, और मुझे तो अच्छी नहीं लगती ये डेफिनेशन बायोलॉजी की, फिर भी है तो सही, एक्सेप्टेड है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी नहीं लग रही तो गलत है, गलत नहीं है, लेकिन एक जुमले में कहने वाली वो अजीब सी लगती है। वो क्या है? ज़िंदगी दरअसल कुछ खसूसियात का मजमुआ है। जिस जगह भी ये खसूसियात इकट्ठी हो जाए उसी को ज़िंदगी या लिविंग कहा जाएगा। या दूसरे अल्फाज में, लाइफ इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड एनीथिंग हैविंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेड टू बी लिविंग और लाइफ। ज़िंदगी दरअसल कुछ खसूसियात का मजमुआ है,
اور جس چیز میں بھی یہ خصوصیات اکٹھی ہو جائیں اس چیز کو لیونگ یا لائف کہا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ خصوصیات کیا ہے؟ یہ خصوصیات کم سے کم 6 ہیں، زیادہ سے زیادہ 10-12 ہیں۔ اب یہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کیا مطلب؟ چھوٹی کلاسوں میں 5-6 خصوصیات بتا دیں کافی ہے، بڑی کلاسوں میں سب کو بتانا ضروری ہے۔ تو زندگی کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ نیوٹریشن۔ نیوٹریشن تغذیہ سے مراد کیا ہے؟ سرچنگ، obtaining اینڈ یوٹیلائزیشن آف فوڈ، خوراک کا حصول، خوراک کی تلاش، خوراک کا حصول اور خوراک کو جسم میں داخل کر کے استعمال کرنا۔ یہ ہر جاندار کرتا ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہو سکتا جو نیوٹریشن نہ کرے، بلکہ بعض لگاتار کرتے ہیں، بعض وقفے سے یہ کام کرتے ہیں، بعض کے وقفے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض کے وقفے بڑے ہوتے ہیں، لیکن لامحدود وقفے نہیں ہوتے۔ لگاتار اس کی سپلائی ضروری ہے جاندار کے لیے۔ تو بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ ایک گاڑی میں پیٹرول ڈالو تو وہ بھی چلتی ہے، تو ہم کیا گاڑی کو بھی کہیں یہ نیوٹریشن کرتی ہے؟ تو یہ اس میں اور جانداروں میں فرق یہ ہے کہ گاڑی کو اگر آپ اس سال پیٹرول ڈال کے استعمال کریں، پیٹرول ختم ہونے کے بعد وہ کھڑی ہو جائے گی، وہ خود پیٹرول پمپ تک نہیں جائے گی، 1 سال بعد بھی پیٹرول ڈالیں گے تو چل پڑے گی۔ اس کے برعکس جانداروں کی خوبی یہ ہے، یہ خود تلاش کرتے ہیں، خوراک کو خود حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور وقفے بہت زیادہ لمبے نہیں ہو سکتے۔ مثلاً یوجولی ان موسٹ کیسز جاندار 1 سال وقفہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، ایک کھانے اور دوسرے کھانے کے درمیان سال کا وقفہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو نیوٹریشن تھوڑا سا ڈسکس ہو گیا، میں بہت زیادہ غیر ضروری لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے اس کو یہاں رکھتے ہیں۔ نیوٹریشن کے بعد جو اگلی کریکٹرسٹک یا خوبی ہے وہ ہے میٹابولزم۔ میٹابولزم کا مطلب کیا ہے؟ بریک ڈاؤن آف لارجر molecules into smaller molecules and combination of smaller molecules into larger molecules. This is collectively termed as metabolism. یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے اندر یا زندگی کا جو بھی یونٹ ہے، مثلا لائف کا یونٹ سیل ہے، تو سیل میں نہ ختم ہونے والے بایو کیمیکل ریئیکشنز کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ ان بایو کیمیکل ریئیکشنز کو اوور آل میٹابولزم کہتے ہیں۔ ان ریئیکشنز میں بعض اوقات بڑے مالیکیول ٹوٹ کر چھوٹے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے مالیکیول ٹوٹ کر بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ جہاں ضرورت پڑی بڑے مالیکیول توڑ کے چھوٹے کر دیے، جہاں ضرورت پڑی چھوٹوں کو جوڑ کر بڑا کر دیا۔ یہ بھی زندگی کی علامت ہے۔ یہ صرف جانداروں میں ہوتا ہے، اور جانداروں میں ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس مٹیریل بھی ہے، ان کے پاس اسباب بھی ہیں، ان کے پاس حالات بھی ہیں، ان کے پاس جگہ بھی ہے۔ تو ہر جاندار میٹابولزم کرتا ہے، اور میٹابولزم کے آؤٹ پٹ کے طور پر تیسری خوبی جنم لیتی ہے، وہ ہے گروتھ، اور چوتھی خوبی جنم لیتی ہے جس کو کہتے ہیں ایکسکریشن۔ گروتھ الگ سے ڈسکس کریں گے، پہلے یہ میٹابولزم کے نتیجے میں جو خوراک میں کام کے مالیکیول تھے ان کو الگ کر کے ان کو جاندار اپنے جسم کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، یہ گروتھ کہلائے گا۔ پارٹس بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، یہ ڈیولپمنٹ کہلائے گا۔ اور ٹوٹ پھوٹ ہو تو ان کو مرمت بھی کرے گا، یہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس بھی کہلائے گا۔ یعنی میٹابولزم کے نتیجے میں جو یوزفل مالیکیولز ملتے ہیں ان کی مدد سے ڈیولپمنٹ بھی کی جا سکتی ہے، گروتھ بھی کی جا سکتی ہے، ریپیئر اینڈ مینٹیننس بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ جانداروں کی خوبی ہے۔ لیکن گروتھ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ irreversible increase in the size of an organism، جاندار کے سائز میں واپس نہ ہونے والا اضافہ، یہ گروتھ کہلاتا ہے۔ یہ صرف جانداروں میں پایا جاتا ہے۔ اب ایکسکریشن کیا ہے؟ ایکسکریشن کا مطلب ہے ریموول آف ویسٹ۔ ویسٹ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو جاندار کی ضرورت کی نہ ہو، یا جاندار کی ضرورت سے زیادہ ہو، یا جاندار کے لیے مضر ہو، اس کو جسم سے فوری طور پر نکالنا بہت ضروری ہے، اور یہ جاندار ایسا کرتے ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں ایکسکریشن۔ تو جاندار وہ ہے جس میں نیوٹریشن ہے، جاندار وہ ہے جس میں میٹابولزم ہے، جاندار وہ ہے جس میں گروتھ ہے، ریپیئر ہے، مینٹیننس ہے، جاندار وہ ہے جس میں ایکسکریشن بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جاندار وہ بھی ہے جو ریپروڈکشن کرتا ہے۔ اپنے جیسے بچے پیدا کرنے کے لیے ریپروڈکشن ضروری ہے، یعنی ریپروڈکشن از مسٹ فار دا کنٹینیوٹی آف لائف۔ زندگی کے تسلسل کے لیے ہر جاندار مرنے سے پہلے اپنے جیسے کئی بچوں کو جنم دے کر پھر مر جاتا ہے، یا اپنی لائف مکمل ہونے سے پہلے اپنے جیسے بچے پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔ اس سے زندگی قائم و دائم رہتی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، وہ اس طرح سے کہ ایک مرحلے تک شروع میں جب زندگی وجود میں آئی تھی تو وہ بے جان چیزوں سے بن رہی تھی۔ اب
दुनिया का माहौल चेंज हो चुका है। इस प्रेजेंट कंडीशन के माहौल में बेजान से जानदारों का बनना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब जानदारों से जानदार ही जन्म लेते रहेंगे, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये जानदारों के अलावा किसी में ये खूबी नहीं है। रिप्रोडक्शन के अलावा अगली जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो ये है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जानदार वो है जो सेल से बना हो। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। इस सेल को अलग से हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ इतना बता दूँ। तो अब हो गया न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंपोज्ड ऑफ सेल। इसके अलावा जानदार वो है जिसके सेल में जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक प्रोग्राम है, जिसको कभी जीन, कभी डीएनए, कभी क्रोमोसोम कहा जाता है। इनमें भी फ़र्क है। फिलहाल इतना याद रखें कि हर जानदार में उसका जेनेटिक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के तहत उसकी ज़िंदगी गुजरती है ऑटोमेटिकली। इसके अलावा जानदार वो है जिसमें सेंसिटिविटी हो। सेंसिटिविटी या हिसासियत क्या है? इसका मतलब है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to detect changes in its external or internal environment and can respond accordingly। यानी जानदार वो है जो अपने अंदर के माहौल और बाहर के माहौल में तब होने वाली तब्दीलियों को महसूस करके उसका मुनासिब जवाब दे दे। ये जानदार की बका के लिए ज़रूरी है। और अब इसमें फ़र्क है, सेंसिटिविटी के लेवल में बहुत फ़र्क है। मसलन एक पौधे और जानवर की सेंसिटिविटी का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि पौधों में तो ये सेंसिटिविटी ना होने के बराबर है। मसलन एक पौधे को एक आदमी काट देता है, पौधा कुछ भी नहीं कर सकता है, सेंसलेस शो हो रहा है उस वक्त। हालांकि यही पौधा कब लीफ, साल के किस हिस्से में लीफ गिराना है, किस हिस्से में लीफ नए उगाना है, साल के किस हिस्से में फूल खिलाना है, किस हिस्से में फल लगना चाहिए, कब ये फल पकना चाहिए, ये सारे रिपीट कर रहा है हर साल, उसको पता चल जाता है। तो ये सेंसिटिविटी की एक लेवल है। दूसरी तरफ इंसान या दूसरे जानदार हैं जो हाईली सेंसिटिव हैं। तो जानदार वो भी हुआ जो सेंसिटिविटी दिखाता है। अलबत्ता इससे लेवल्स में बहुत फ़र्क है। सेंसिटिविटी के अलावा एक और खूबी है, जानदार वो हैं जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। एनर्जी को कोई बना नहीं सकता, ना इसको फना कर सकता है, लेकिन शक्लें तो बदल सकता है। तो जानदार वो है जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, उसको एक शक्ल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, या अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी शक्लों में तब्दीली कर सके। तो ये चंद बुनियादी शराइत थी जो मैंने आपके सामने रखी। ये शराइत जो पूरी करे उसको लाइफ कहते हैं, और इस लाइफ की साइंटिफिक स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। अब आखिरी नुक्ता बचता है। आखिरी नुक्ता क्या है? वो बेजान चीज़ें भी बायोलॉजी में शामिल हैं। बायोलॉजी में उन बेजान चीज़ों को भी स्टडी किया जा सकता है जो लाइफ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुतासिर कर सकती हैं। तो लाइफ को मुतासिर करने वाली क्या चीज़ें हैं? आप ज़रा गौर करें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि दुनिया में बेजान चीज़ें पहले वजूद में आई हैं, लाइफ बहुत बाद में वजूद में आई है। इसलिए कि ये लाइफ की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो ये बेजान चीज़ें पूरी करती हैं। तो बेजान चीज़ों का वजूद पहले है, जानदारों का बाद में है। और वो बेजान चीज़ें जो लाइफ को बराह रास्त या इनडायरेक्टली मुतासिर करती हैं, उनको भी बायोलॉजी में स्टडी किया जा सकता है। तो उनमें चंद अहम ये हैं। मसलन पानी है, बायोलॉजी में आप पानी को डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ज़िंदगी को मुतासिर करता है। मिट्टी है, इसको बायोलॉजी में डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए कि ज़िंदगी का दार मदार मिट्टी पर भी है। रोशनी है, हवा है, टेम्परेचर है, pH है, और ऐसे कई बेजान अवामिल हैं जो ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। तो अब ये अल्फाज हमने जो चुने थे उनको एक एक करके एक्सप्लेन करने के बाद हम दोबारा बायोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं। तो बायोलॉजी अब हमारे सामने आसान हो जाएगी। वो ये थी कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच इफ़ेक्ट लाइफ। मैंने कोशिश की कि मैं आपको साइंटिफिक का भी सबक तशरीह करूँ, लाइफ को भी समझा सकूँ, और वो बेजान चीज़ें जो बायोलॉजी में स्टडी हो सकती हैं उनको और क्यों और कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे स्टडी किया जाएगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि ये डेफिनेशन आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, और आइंदा जहाँ भी आपको मौका मिले लाइफ को इसी तरह, बायोलॉजी को इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू।